साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लौट चुके हैं। अब इनसे जुड़ी कहानियां तो बहुत सारी आएंगी और जो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स होंगे वो तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन पुतिन से भी बड़ी कहानी दोस्तों देश के भीतर ही है। और इतनी बड़ी कहानी है जो आप यकीन नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा हो गया। आप जानते हैं ना वक्फ के बारे में क्या कहा जाता है, यही ना कि वक्फ के पास भारत में इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन है, सबसे बड़ा जमींदार, यही कहा जाता है ना। एक ही झटके में दोस्तों, एक झटके में मोदी ने सारा हिसाब किताब ही बराबर कर दिया। और आप लिख लीजिए, जो मैं अभी आंकड़े दिखाऊंगा ना, बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे। वक्फ के खाते से लाखों एकड़ संपत्तियां, जमीन चली गई दोस्तों। यह कितनी बड़ी कहानी है अभी आपको इसका अंदाजा होगा। कल आखिरी दिन था वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने का। बता देता हूं, एक खबर यह भी देख रहा है कि सारों में खुशी की माहौल है कि अरे मोदी जी 3 महीना और बढ़ा दिया। वो बढ़ाया क्या, अभी आपको मैं दिखाता हूं। और आज का दिन तो वैसे भी बड़ा विशेष है दोस्तों। भाई, बाबरी मस्जिद को लेकर के जो तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं जिनको अब हटा दिया गया है, उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। उसमें भी हाई कोर्ट का एक फैसला है, वो भी कहानी। यानी इधर हाई कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर और उधर एक ही झटके में वक्फ की लाखों एकड़ संपत्तियां स्वाहा। है ना कमाल की चीज। अब इसके बारे में कहां मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको भी बता देता हूं दोस्तों कि राम मंदिर, अगर मोदी सरकार के 2-3 बड़े फैसले होंगे ना, तो उसमें लोग राम मंदिर कहते हैं, आर्टिकल 370 को खत्म करना कहते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा फैसला है, इस बात को ध्यान रखिए। और अब आप एक एक करके देखिए, और मैं कहता हूं दोस्तों, आप मोदी जी को सैल्यूट करेंगे कि मोदी जी क्या आपने काम कर दिया है। तो आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम, यही कमेंट आज का दिन बड़ा विशेष है, आपको बता देता हूं। तो पहला कमेंट, जय सिया राम। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वालों तक पहुंचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों देखिए, कल भी मैंने कहा था, एक गीत हमने HB मेलोडी पर अपलोड किया है। ये गीत मैंने 32 साल पहले 1995 में लिखा था दोस्तों। तो आप जरूर, बल्कि 1995 नहीं 1993 में लिखा था, मैं गलत बोल रहा हूं। तो 7 साल और 32 साल हो गए। झारखंड के हजारीबाग से मैंने दोस्तों 10th पास करने के बाद 11th और 12th किया था संत कोलंबस कॉलेज से। तो वहीं मैंने ये गीत लिखा था, हरे भरे ये मौसम। देखिएगा, मैंने कमेंट में लगा दिया है, क्लिक कीजिएगा। और बाकी दोस्तों, पुस्तक को लेकर आपसे फिर बता देता हूं, संघ की अनसुनी कहानियां खरीदने में अगर दिक्कत हो, मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी है। मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, ग्रुप से जुड़ना चाहे तो सिर्फ जय सिया राम लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं बाबरी मस्जिद वाली कहानी बता देता हूं। चूंकि आज बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तो तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं कबीर ये कई दिनों से कह रहे हैं कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। अब टीएमसी ममता बनर्जी को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, जो करना हमें करना, ये कहां से आ गया। अब दोनों के बीच बड़ा रस्सा कसी चलता रहा, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये दिखावे की ही कार्रवाई होगी, मैं मानता हूं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए लोग। जानते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने यह कहा दोस्तों कि भाई, राज्य में जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, यह ममता सरकार की है। ममता सरकार इसको देखे। तो अब बाबरी मस्जिद में क्या ड्रामे होंगे, नौटंकियां होंगी, ये तो आप जानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। वक्फ पर आइए दोस्तों।
कैसे वक्फ की लाखों एकड़ जमीन छिन गई हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, सब एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, डेडलाइन टुडे, कल का है ये। वक्फ ऑफिशियल से कैनॉट फिनिश अपलोडिंग डिटेल्स। भारत सरकार ने दोस्तों 6 महीने का समय दिया था, वो कल पूरा हो गया। 5 दिसंबर आखिरी दिन था। अच्छा, क्या कहा जाता था देश भर में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं? 9 लाख संपत्तियां, 9 लाख। और कल सुबह तक का जो आंकड़ा था दोस्तों, अब तो लेटेस्ट आएगा पूरा, 1,51,000 संपत्तियों का ही पंजीकरण हुआ। यानी 1.5 लाख से मान लीजिए 1.25 लाख मान लीजिए, या 2 लाख मान लीजिए, तो 9 लाख में सिर्फ 1.5-2 लाख संपत्तियों का ही पंजीकरण हुआ, वो अपलोड हुआ। यह है असली कहानी। यानी बाकी संपत्तियां गई कहां? अब याद कीजिए वक्फ कानून को, कितना हंगामा मचाया गया। अरे मोदी जी ने लागू कर दिया, हिम्मत नहीं है कोई करे, ये करे वो करे। मोदी सरकार ने चुपचाप दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को देश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू कर दिया और एक निर्देश दिया कि ठीक है, आपके पास वक्फ संपत्तियां हैं, आप अल्लाह के नाम पर डोनेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए, सब करते हैं अपने अपने धर्म के लिए। लेकिन अब इसको रेगुलराइज किया जाएगा और इसके बाद एक उम्मीद पोर्टल बनाई गई और यह कहा गया कि 6 जून तारीख याद कीजिए, क्योंकि इसी में सारा पेच फंसा है। 6 जून से कहा गया कि आज से यह कार्यक्रम शुरू होता है। 6 महीने का आपको वक्त दिया जाता है, आप सारी संपत्तियों को अपलोड करना शुरू कीजिए और आखिरी दिन 6 महीने बाद 5 दिसंबर, जो कल खत्म हो गया, कि आपको अब तक अपलोड करना है। और आपको बताता हूं दोस्तों, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, इनका सिस्टम बड़ा दुरुस्त है। उसके मुताबिक देश भर में 3,56,350 वक्फ एसेट्स देश भर में फैले हुए हैं। इनमें 8,72,804 अचल संपत्तियां हैं और 16,716 चल संपत्तियां हैं। इसमें सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है? उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं और कुल मिलाकर के दोस्तों करीब करीब 9,40,000 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के अधीन है। 1.25 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत है। 9,40,000 एकड़। अरे इतना बड़ा पाकिस्तान देने के बाद भी भारत में इतना बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में जा चुका है। ये देश भर में ढोल पीट रहे थे। आपको सारे ग्राफिक्स आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूं और फिर गर्व से कहने लगे कि हम भारत के तीसरे सबसे बड़े जमींदार हैं। तीसरा बड़ा जमींदार, मतलब भारत दुनिया में अकेला देश है जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी रहती है। माने सबसे बड़ा देश, कोई तो हिंदू देश बचा ही नहीं। वहां पर भी तीसरा संगठन वक्फ है जिसके पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं, वो भी रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद। मोदी सरकार कानून लेकर आई, कोई बात नहीं, आपकी संपत्ति, आपको बधाई, लेकिन अब आपको डालना पड़ेगा। अब वो कानून नहीं चलेगा मनमोहन सोनिया वाला कि जहां भी आपने हाथ रख दिया आपकी जमीन हो गई, ये नहीं चलेगा। कानून बनाया, कानून का विरोध किया गया, आप जानते हैं। और क्या कुछ नहीं किया गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बार बार बवाल पैदा करने की कोशिश की गई। इन लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो खत्म कर ही देगा। लंबी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह संविधान में कानून बना है भाई, यह संसद का कानून है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। अच्छा, इन लोगों को क्या लग रहा था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इनको लगता है कि अरे मोदी जी तो 240 ही आए हैं, कैसे हो जाएगा। अरे मोदी जी कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? आपकी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। बड़ा बड़ा ज्ञान देते थे ना
कि अयोध्या में राम मंदिर क्या बनाना, अस्पताल बना दो। क्यों भाई, जहां राम मंदिर, जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां अस्पताल बना दे। अरे मोदी सरकार वहां अस्पताल भी बनवा रही है, हर सुविधा दे रही है, लेकिन जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां तो मंदिर ही बनेगा ना। अब असलियत में आइए भाई, वक्फ बोर्ड की जमीन अगर वक्फ की है तो वो दिखनी भी तो चाहिए ढंग से कि इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं धार्मिक कार्यों के लिए। और दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो जो ममता बनर्जी मोदी और शाह को चुनौती दे रही थी कि हमारे यहां कैसे चल जाएगा, उसे समझ में आ गया अब सारी संपत्ति छीनने वाली है। चाहे ममता की सरकार रहे, चाहे किसी की भी रहे, चाहे लेफ्ट की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, अब जमीन आपकी बचेगी नहीं। फिर तुरंत ममता सरकार ने 8 महीने बाद यू टर्न ले लिया और 30 नवंबर को सबको बोला, अरे जाओ जल्दी कागज जुटाओ। जो बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, वो कागज जुटाने लग गए। कागज लाओ, कागज कहीं से लाओ। एक तो इधर चुनाव आयोग सर में उलझा रखा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, इधर उधर भी कागज लाना है। अब सारे वक्फ के कागज ढूंढना शुरू कर दिए, इधर उधर मोदी सरकार, कोर्ट कचहरी सब करके देख लिया, कुछ नहीं। कागज तो देने पड़ेंगे भाई। बड़ा भगवान राम के मंदिर में पूछ रहे थे कागज दिखाओ, यही कह रहे थे ना। दोस्तों सच मानिए तो हिंदू धर्म के लिए इससे अपमानजनक चीज हो ही नहीं सकती जो कांग्रेसियों ने किया। कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, कभी कहते थे कागज दिखाओ कि राम का जन्म यहां हुआ है। अब आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारे पास जो 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं, तुरंत मोदी सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है उम्मीद, उसमें डालो, सब डाल के रखो, पता तो चले कि हमारी संपत्ति हमारी ही है। मजे की बात जानते क्या है दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब वहां क्या किया होगा आप खुद ही समझ जाइए, जब पूरे देश में ही 1.5 लाख संपत्तियों का हुआ है तो। एग्जाम्पल देता हूं, एक दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में कैसे खेल होता है आप इस बात को समझिए। दिल्ली तो आप जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तो कम से कम 200 से अधिक संपत्तियां, जो सबसे प्राइम लोकेशन में अरबों खरबों की संपत्तियां जिसका मोल नहीं हो सकता, वक्फ को दान में दे दिया था। मोदी सरकार ने आते ही वापस लिया। कैसे मिल जाएगा भाई? और उसके बाद दिल्ली में जितनी वक्फ संपत्तियां हैं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। 6 महीने का समय दिया गया था ना, एक भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एंट्री हो ही नहीं पाया। किसी के पास दस्तावेज ही नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मोदी शाह ने क्या किया है। सब हवा में हो रहा था कि मेरे पास इतनी संपत्तियां हैं, मैं यूज कर रहा हूं। अरे तो कागज तो दिखाओ। दिल्ली में कागज ही नहीं मिला, एक भी वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन या अपलोड एंट्री हो ही नहीं पाया कल तक। यह है असली कहानी। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश जहां वक्फ की सबसे अधिक संपत्तियां हैं, आप समझ रहे हैं, सिर्फ 37% संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 85,000 संपत्तियों के दर्ज होने से रह जाने का खतरा पैदा हो गया है। 1,26,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, इसमें 58,666 का पंजीकरण हुआ और 45,574, कल सुबह तक का आंकड़ा दे रहा हूं, उसका ही डेटा अपलोड हो सका है। यानी अधिकतर के पास तो कागज ही नहीं है। कागज दिखाइए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए कागज मांग रहे थे तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हिंदुओं को ही कागज दिखाना पड़ेगा। आप इस बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यानी मानकर चलिए कि 9 लाख में 2 लाख का रजिस्ट्रेशन या अपलोडेशन हुआ, या आधा भी हो गया, मान लीजिए आधा, तो आधे तो बच गए। अब मन में एक सवाल उठेगा कि अब क्या होगा, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या होगा? दोस्तों इसमें सजा का प्रावधान है
कि अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति आपकी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, और नियमों के मुताबिक अगर आपने कागजात को अपलोड नहीं किया तो 6 महीने की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, जो लोग संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं करवाएंगे उसकी संपत्ति का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। अब बात समझ में आई आपको कि जो बोल रहे थे ना कि सब हमारा है, 9 लाख संपत्तियां हैं, लाखों एकड़ संपत्तियां हैं, अगर कागज नहीं है, और कागज भी छोड़ दीजिए, अगर मोदी जी की वेबसाइट पर नहीं है, मोदी सरकार की, केंद्र सरकार मान के चलिए, ये मोदी मोदी बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, केंद्र सरकार की वेबसाइट पर नहीं है तो वह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अब क्या होगा? अब आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था? पहले वक्फ ने जहां हाथ रख दिया ये मेरा है, वो उसका हो गया। मंदिर की जमीन 1400-1500 साल पुरानी तमिलनाडु में कह दिया मेरा है तो उसका हो गया। अब लड़ते रहिए केस। अब उल्टा हो गया, अब इनको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। आज के बाद ट्राइब्यूनल का रास्ता खुल गया, जाइए। कितना बड़ा बदलाव हुआ है। अच्छा, फिर मैं जब ये कर रहा था दोस्तों तो एक खबर पर नजर पड़ी, ये देखिए कि वक्फ रजिस्ट्रेशन का टाइम 3 महीने बढ़ा। उम्मीद पोर्टल पर मुसलमानों ने ली राहत की सांस। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या खबर है कि अच्छा सरकार ने बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी घटा दिया, बढ़ाने से मना किया था, ये क्या चीज है। लेकिन ये दोस्तों क्या खबर है, मैं आपको जरा बड़े ढंग से समझाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने जो समय सीमा बढ़ाने की बात है ना, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वो कल खत्म हो गया, उसको नहीं बढ़ाया है। तो किया क्या है? उन्होंने कहा है कि कई लोगों को टेक्निकली दिक्कत हुई है, कई लोग अपलोड करने में दिक्कत हुई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, तो आपको 3 महीने की मोहलत दे रहे हैं और 3 महीने तक आपको सजा नहीं होगी। जो सजा का प्रावधान है वो नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन जो वक्फ रजिस्ट्रेशन का टाइम है जो कल तक था उसको नहीं बढ़ाया है। इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए, वक्फ रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। देरी पर 3 महीने तक कोई पेनल्टी नहीं, सरकार की बड़ी घोषणा। मतलब जो डेडलाइन थी वो निकल गई, वो तो खत्म हो गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि फिर होगा क्या। मैं आपको 3 बयान सुनाता हूं इनके, एक एक करके, उससे आपको अंदाजा होगा कि अब इन लोगों की मुसीबत कितनी बढ़ गई है। पहली हेडलाइन, पहला बाइट सुनाता हूं। इसमें ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई होगी, कोई बात नहीं, हम 3 महीने तक आपके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत हुई होगी, हम भी चाहते हैं आपकी सुविधा बढ़े। पहला बयान सुनिए। ये एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। समझ गए ना दोस्तों, ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि 3 महीने तक आपके खिलाफ कठोर सजा नहीं होगी। लेकिन अगली लाइन क्या कहा कि अब अगर आप नहीं कर पाए, माने कल के बाद, मतलब आज से शुरू हो गया, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो करवाइए, अपलोड नहीं कर पाए तो अपलोड करवाइए, और इसके लिए अब आपको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम मदद करेंगे ये कि पेनाल्टी नहीं लगाएंगे, सजा नहीं देंगे, लेकिन आपको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। सुन लीजिए। हैं जो कानून से बंधे हुए हैं, वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 3 महीने तक अगर आप आज तक भी
और इस बीच में भी वक्फ पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करके किसी कारण से डिले हो रहा है तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में जरूर जाइए। देखा आपने दोस्तों, ये साफ साफ कह रहे हैं भैया संविधान की चीज़ है, हम नहीं बदल सकते। अब ट्राइब्यूनल जाइए, अगर वो बढ़ा दे तो बढ़ा दे। यानी फंस गए लोग। लेकिन यहां पर मजा ले लिया उन्होंने। ममता बनर्जी के बारे में जरूर कहा, बोला ममता बनर्जी के चक्कर में जो रह गए वो तो फंस गए। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को फंसा दिया। दरअसल कहानी ये है, ये आपको अभी मैं सुनाता हूं। ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया। कहने लगे हम लागू नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर लगा अरे तो संपत्ति छीन जाएगी। सुन लीजिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ देकर के हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो। अब भले इनको कुछ भी दे दीजिए दोस्तों, ये जमीनें तो छीनने वाली हैं। बोलिए कैसे, मैं बता देता हूं। इन्होंने एक खेल बड़ा किया है दोस्तों, वक्फ बाय यूजर, मतलब जो हम यूज करने लगे वो मेरी संपत्ति हो गई। और दोस्तों आप समझ लीजिए कि वक्फ बाय यूजर चल नहीं सकता, कागज तो आपको देनी पड़ेगी, कागज तो देना पड़ेगा। और इस कानून में प्रावधान है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर है तो सरकार उसे वापस ले सकती है, अगर वो सरकारी संपत्ति है। और वक्फ बाय यूजर से आशय ऐसी संपत्तियों से है दोस्तों जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के बिना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है। उसका आधार सिर्फ यही होता है कि इसका उपयोग बड़े लंबे समय से हो रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि इनके पास कागज वागज नहीं है। ये आपको दिख गया ना, अभी तो पहला फेज है और ये खत्म हो गया, मतलब डेडलाइन खत्म। और जो दूसरा दौर शुरू हो रहा है ना, वो सिर्फ ये है कि आपको सजा नहीं होगी, ट्रिब्यूनल तो जाना पड़ेगा। और आप देख लीजिएगा, ये जो 9 लाख संपत्तियां हैं ना, ये घट करके 1.5-2 लाख के आसपास कहीं टिकेंगी या 3 लाख तक टिकेंगी। मतलब 2/3 संपत्तियां जाने वाली है। जहां से भी लिया होगा, जिस आम जन से उठाया होगा, जिस सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया होगा, वो सब की सब छिन जाने वाली है। ये तय हो गया कल। और आज का दिन 6 दिसंबर आप जानते हैं, इसीलिए बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं दोस्तों। ये सब कुछ बड़ा सटीक बैठ रहा है, मुझे तो यही दिखता है। बाकी आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। जय सिया राम पहला कमेंट। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों हमने बिल्कुल नया गीत हरे भरे ये मौसम, जो मैंने खुद लिखा है, आज से 32-33 साल पहले लिखा था, अभी तैयार किया है, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है कि संघ की अनसुनी कहानियाँ पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर अपने कमेंट दीजिए। मैं आप चाहूँगा कि आप बताइए कि हमने जो मेहनत की है वो कैसा लगा आपको। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।